फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं वर्क पावर एनर्जी का ऑब्जेक्टिव 1 का। ए हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द क्लिप ऑफ हाइट h विद स्पीड v। एक हैवी स्टोन है और उसको h हाइट से फेंक रहे हैं, मान लिया स्मॉल h चाहिए, स्मॉल h हाइट से इसको थ्रो कर रहे हैं और कितनी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, विद स्पीड v। क्लियर। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन। उसको किस डायरेक्शन फेंके ताकि जब वो ग्राउंड को हिट करे तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो। ठीक है, तो एक केस में वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, एक केस में वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, एक केस में वो हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, और लास्ट में कह रहे हैं कि जो फाइनल स्पीड है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि इनिशियल डायरेक्शन किधर है। इनिशियल डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, सभी डायरेक्शन में जब वो नीचे आके हिट करेगी तो फाइनल स्पीड क्या रहेगी, सेम। ठीक है, आप इसमें ऐसे समझो, जब भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इसकी डिक्रीज करेगी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब हाफ m फाइनल काइनेटिक एनर्जी, v फाइनल का स्क्वायर क्या देते हैं, माइनस हाफ माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना m g h। क्लियर। फाइनल स्पीड मैंने मान लिया कितनी है, v f। ठीक है, तो m और m कैंसिल कर देंगे तो v फाइनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा v इनिशियल यानी v स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर, ये रिलेशन है। जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh, यानी अगर हमें फाइनल फाइनल स्पीड का स्क्वायर जो होगा वो होगा इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh। तो अगर हमें आपको फाइनल स्पीड चाहिए तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कहीं ये नहीं है स्पेसिफाई है कि आपने किस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड दी है। ठीक है, इसका मतलब फाइनल स्पीड इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि आप किस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड देके फेंकते हो। आप किसी भी डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड दो, जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हर केस में mgh होगा, तो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो ये इसी रिलेशन से आएगा। तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh। ये बिल्कुल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस एंगल पे फेंक रहे हो। क्लियर। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी। स्प्रिंग का ए का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, बी का स्प्रिंग कांस्टेंट के बी, और इनमें कुछ रिलेशन है, के इज इक्वल टू 2 टाइम्स के बी। ठीक है, के इज इक्वल टू 2 टाइम्स के बी, यानी अगर बी का, बस यहीं ऐसे लिख लेते हैं इसको, के इज इक्वल टू 2 टाइम्स के बी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तब इसको यूज करेंगे। स्ट्रेच बाई अप्लाइंग फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड्स। सारे एंड्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड्स के फोर्स लगा के एफ फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर ए में एनर्जी स्टोर ई है तो बी में पूछा एनर्जी स्टोर कितनी होगी। ठीक है, तो ए में इलोंगेशन कितना होगा, तो फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स होता है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन के, तो एफ अपॉन के ये इलोंगेशन होगा ए स्प्रिंग में, और बी स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा एक्स ए कहते हैं इसको, और इसको एक्स बी कह देते हैं। बी स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वो होगा एफ अपॉन के बी। क्लियर। अच्छा, अब ए के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी ई ए, तो वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के है के और एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए तो वो आ गई आपके पास एफ स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स के। ठीक है, अगर इसी तरह से निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन बी तो वो आ जाएगा आपके पास एफ स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स के बी। अब यहां से क्लियर दिख रहा है कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके अंदर कम एनर्जी स्टोर होगी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो ए का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बी के स्प्रिंग कांस्टेंट से डबल है। ठीक है, ए का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बी के स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या है, डबल है। तो ए के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो बी की एनर्जी स्टोर से हाफ होगी। तो ए के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी है, ई, तो बी के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, 2e। क्लियर, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या है, पहले एक चीज समझ लेनी है आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। मान लिया एक स्प्रिंग है, अभी अपनी नेचुरल लेंथ में, और स्प्रिंग कांस्टेंट उसका के अभी नेचुरल लेंथ में। नेचुरल लेंथ का मतलब ना उसके अंदर कोई इलोंगेशन है ना उसके अंदर कोई कंप्रेशन है। अब आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को खींच रहे हो। ठीक है, स्प्रिंग को खींच रहे हो और मान लिया कितना खींच दिया, उसकी नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेट कर दिया, तो मान लिया एक्स इलोंगेट कर दिया। ठीक है, तो कुछ ये आपको समझनी है, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग और वर्क डन बाय द स्प्रिंग। वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इसके बारे में आपको समझना है, और वर्क डन बाय द स्प्रिंग के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो जब आप खींच रहे होगे तो आपने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा होगा, तो कुछ ना कुछ स्प्रिंग पे वर्क हुआ होगा। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग कितना होगा, तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग होगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एकदम ध्यान रखना है, एकदम याद रखना है आपको ये। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट ने बाहर की तरफ फोर्स लगाया है और बाहर ही खींचा है इसको। ठीक है, तो जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा, तो वो होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर।
जो फॉर्मेट है वो हाफ के एक्स स्क्वायर का ही रहेगा, बस प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन क्यों पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्डन ऑन द स्प्रिंग कौन कर रहा होगा स्प्रिंग पे वर्क, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो बेसिकली है ये वर्डन ऑन द स्प्रिंग, या फिर हम कह सकते हैं वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक ही बात है ये, ठीक है। वो कितना होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन वर्डन बाई द स्प्रिंग कितना होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है, स्प्रिंग ने जो कोई एक्स के एक्स फोर्स लगाया होगा वो अंदर की तरफ लगाया होगा, स्प्रिंग फोर्स जो के एक्स होगा वो कहाँ होगा अंदर की तरफ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बाहर की तरफ, तो वर्डन बाई द स्प्रिंग क्या हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, टू इक्वल मासेस को अटैच कर रहे हैं, टू एंड्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के से, और मासेस आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय ए लेंथ एक्स ओवर इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। कुछ ऐसे एक स्प्रिंग है और उसके दोनों एंड्स पे एम मासेस कनेक्टेड है, एम मास इस तरफ है और एम मास इस तरफ है, ठीक है। और स्प्रिंग को सिमेट्रिकली स्ट्रेच कर रहे हैं, दोनों तरफ खींच रहे हैं, इसको भी इस तरफ खींच दिया, इसको भी इस तरफ खींचा, और कुछ इस तरह से खींचा है, इसको भी एम इसको भी एम, ताकि जो टोटल एलोंगेशन है, ये एलोंगेशन प्लस ये एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन जो है वो हो जाए, वो है एक्स। क्लियर। टोटल एलोंगेशन क्या है एक्स। तो पूछ रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना होगा, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होगा, अब इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग तो फोर्स लगा रही होगी अंदर की तरफ, लेकिन इलोंगेशन हो रहा है बाहर की तरफ, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होगा नेगेटिव, यानी हाफ के माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये वर्डन क्या हो जाएगा बाय द स्प्रिंग, ठीक है। और हाफ वर्डन क्या होगा एक एंड पे, और हाफ वर्डन क्या होगा एक एंड पे, तो एक एम पे कितना होगा वर्डन, वर्डन बाय द स्प्रिंग हमें निकालना है, लेकिन ऑन वन मास, तो आधा वर्डन इस पे होगा, आधा वर्डन इस पे होगा, ऑन वन एंड या वन मास, ऑन वन एंड या वन मास, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो वो हो जाएगा इसका वन, इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई फोर के एक्स स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन काफी आसान है, सिंपल सीधी स्टेटमेंट है ये, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, जो इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाई इंटरनल, पहला पॉइंट, दूसरा कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। क्लियर। और ये फोर्सेस कैसे हैं, ये फोर्सेस इंटरनल हैं कंजर्वेटिव। तीन पॉइंट्स बेसिक आपको ध्यान रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, चाहे उसमें इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि वर्क डन बाई इंटरनल होने चाहिए और कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए। वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और सीधे सीधे अगर बोलेंगे नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो सिंपली उसको कह देंगे सीधे सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। क्लियर। और तीसरा स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, प्रोवाइडेड इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, जितने भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे सारे कैसे हैं कंजर्वेटिव हैं। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो होता है आपका चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। वो किसके बराबर होता है चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको एकदम ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम क्वेश्चंस करने हैं वो लास्ट फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन से इंटरनल है कौन से एक्सटर्नल है, या फिर इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, वो सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज। तो अभी अभी हमने देखा जो एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज का जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, प्रोवाइडेड इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर इंटरनल फोर्सेज सारे कंजर्वेटिव हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज इन टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, सारे फोर्सेज का जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा मतलब है यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन काफी आसान है, फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है।
सेपरेशन पे डिपेंड करता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द अबव स्टेटमेंट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमें पता है अगर 2 पॉइंट सिस्टम है, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे तो वो जो हो जाती है वो हो जाती है G m1m2/r, और माइनस भी लगा होता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स पे। ठीक है, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो वो हो जाती है KQ1Q2/r। ये भी किस पे डिपेंड करती है? सेपरेशन पे। ठीक है, और कभी भी हमने ऐसा नहीं दिखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी सेपरेशन पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मास पे और स्पीड पे। क्लियर? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो चॉइस होगी वो इसके लिए हो जाएगी सी पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? 8th क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर एक वेज है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। वेज का जो एंगल ऑफ वेज है वो दिया आपको थीटा एंगल, और ये पूरा जो एलिवेटर है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ये मूव करता है तो ये जो ब्लॉक है वो वेज पे स्लाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये स्लाइड क्यों नहीं करता है? कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर? फ्रिक्शन फोर्स। तो आपसे पूछा है फाइंड द वर्क डन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टाइम टी टाइम में कितना फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर देगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा होगा? तो पहली बात तो ये पीछे की तरफ लग रहा होगा एग्जैक्टली, और किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg sin थीटा को, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ जो लग रहा होगा mg sin थीटा लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी mg sin थीटा। क्लियर? और ये ब्लॉक जो मूव करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा? तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस अगर हम उसको बोलेंगे तो हो जाएगा v इंटू टी। क्लियर? और ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल ये होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वाला नीचे वाला एंगल थीटा है, ऊपर वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो जो वर्क डन बाई फोर्स होता है, वर्क डन बाई होता है वो होता है फोर्स एफ एस कॉस थीटा, जो भी एंगल है। तो इस केस में एंगल कितना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब बस आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, वर्क डन निकल आएगा। फोर्स कितना है? फोर्स है आपके पास mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? vt इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा फिर से कितना हो जाएगा आपका? साइन थीटा। ठीक है, तो आंसर कितना मिल गया आपके पास? वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स वो आ गया mgvt इंटू साइन स्क्वायर थीटा, mgvt इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? 9th क्वेश्चन करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है और इस पे एक m मास का ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ जा रहा है। ड्यूरिंग द मोशन द ब्लॉक इज इन मोशन के दौरान ब्लॉक किस में होगा वो आपसे पूछा गया है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं है वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वर्टिकली वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ वर्टिकल में उस पर एक फोर्स होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल में कुछ ना कुछ उस पर एक फोर्स होगा जिसकी वजह से वो एस्लेट करता हुआ हॉरिजॉन्टल में जाएगा। ठीक है, रेडियल इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, क्योंकि रेडियस के अलोंग उसके पास एक एस्लेशन होगा, और रेडियस के अलोंग जो एस्लेशन होगा वो सेंटीमीटर एस्लेशन होगा, वो होगा v² r, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज करती जाएगी। तो रेडियस के अलोंग एक कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, वो कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो रेडियस के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो नहीं है। ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिसके अलोंग नेट फोर्स जीरो हो। तो वर्टिकल के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, और रेडियस के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो नहीं है। क्लियर? तो रेडियल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, जो रेडियस के अलोंग जो नेट फोर्स है वो क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या देगा उसको? उस m मास को क्या देगा? एस्लेशन प्रोवाइड करेगा, सेंटीमीटर एस्लेशन, तो वो कितना होगा? v²r। ठीक है, तो ये रेडियस के अलोंग भी कुछ ना कुछ फोर्स है, और ये फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन भी क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर? फिर नन ऑफ दीज, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। 10th क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्किल बाय कनेक्टिंग टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, इसमें सिंपल है, काफ़ी है। एक पार्टिकल है, उसको कनेक्ट किया है एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ कितनी थी l, उसको वर्टिकल सर्किल में मूव कराना है। ठीक है, और इनिशियली जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, तो इसमें बस ये पूछा जा रहा है कि इसको हम कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें, मिनिमम स्पीड से कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि वो कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है पार्टिकल तो उसके पास मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो वो होती है √3gl। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो वो होती है √gl। जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है तो मिनिमम उसके पास कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि वर्टिकल सर्किल जस्ट कंप्लीट हो पाए, तो वो होती है √5gl। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज तब हैं जब यहाँ ये क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रिंग है। अगर ये हो रॉड
तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए बॉटम मोस्ट पोजीशन पे तो वो होती है √4GL। जो हॉरिजेंटल पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी होती है तो वो होती है √2GL। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट।